तो यहाँ पर बात की है सुनील शर्मा, जिन्हें आप जानते ही होंगे, भाजपा के एक बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने यहाँ पर बात की है, काफ़ी सारे मुद्दों पर इन्होंने यहाँ पर बात की है, जैसे कि जिस तरह से आप सब भी जानते ही होंगे, कल बजट जो है पेश किया गया था, तो उसको लेकर भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। और बाकी जो अलग अलग, चाहे वो हमारे रहबरे खेल के टीचर्स हो, रहबरे जंगलात, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हमारे यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट के डेली विजर्स हमारे यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर जो है वो बात की है, इनके रिगार्डिंग आगे आप ये जान लीजिए। आज के खास मेहमान है जो डिस्क्लोज करेंगे सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और फायर ब्रांड लीडर। सुनील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आज बजट था 2023-24 का, उस बजट पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का ये 10वां बजट है और इन 10 बजट के माध्यम से मुझे लगता है कि भारत की इकॉनमी काफी राइज कर चुकी है, जिससे हमें अंदेशा लग रहा है कि आने वाले 2027 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर होगा जी। और 2047 तक पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है जी। ये पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में है। बट अगर हम छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, आज के इस बजट में सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब 80 करोड़ लोग अनाज मुफ्त ले रहे थे, उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली। 2024 तक अब लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, गरीबों को इससे काफी राहत मिलेगी और इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च सरकार को आ रहा है। इसके साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और विशेषकर जो लोग मतलब जिनके पास स्किल्ड लेबरर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको एक नई विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत आज जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग, उनको लोन, मतलब रोजगार की दर को फोकस किया गया है, जिससे इनकम भी बढ़े और टैलेंट भी बढ़े, उसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। मुझे लगता है कि ये गरीबों को और पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और बिल्कुल एक आइसोलेटेड जितनी भी पॉपुलेशन थी भारत में, तो उनको काफी ज्यादा कंसीडर किया गया। और विशेषकर मेरी बात दोबारा जो मैं दोहराऊंगा कि भाई 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज 1 साल के लिए और मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा राहत गरीबों को मिलेगी। कहीं न कहीं अगर हम इसको बड़ी गहराई में देखें तो जितना भी गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए इस बजट में बहुत ज्यादा राहत है। इवन की जो टैक्स स्लैब है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। उससे भी मिडिल क्लास का मुझे कहते हैं, मैं कहने में इसमें परहेज नहीं करूंगा, थोड़ा सा अपर क्लास को भी इससे काफी राहत मिलेगी। ये बहुत ही सराहनीय बजट है। हालांकि अभी इसका पूरा एक्सप्लेन विस्तार से लोगों के सामने नहीं आया है। ज्यों-ज्यों ही इसको विस्तार से एक्सप्लेन करके लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा, हर व्यक्ति इस देश का इसको प्रेज करेगा, इस बजट की प्रशंसा करेगा। सुनील जी ने बजट को 100 में से 100 मार्क्स दे दिया, लेकिन अब रियासत की सियासत करते हैं, चर्चा करते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितना फ्लो वहां पे था, समर्थन जितना राहुल गांधी को मिला, पीडीपी का भी मिला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मिला, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन लिंगरान हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कहीं ना वो 50+ का आंकड़ा जो गणित है वो बिगड़ जाएगा? विनोद जी, आपको वैसे विशेष लगाव है कांग्रेस और राहुल या पीडीपी से, मैं इसके लिए बधाई देता हूं आपको। लेकिन मैं इस जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इन दिनों में कश्मीर में ही था। आप दिल पे हाथ रख के इस बात का मुझे जवाब दीजिए, कितनी संख्या थी जी? जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए 4 पार्टीज सारा जोर लगा रही थी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य बाकी दल जी, सारी ताकत लगाई। यकीन मानिए, काजीगुंड से लेके लाल चौक तक सारे लोग अगर काउंट करेंगे तो 5 से 7 हजार क्रॉस नहीं कर गए। 5 दिनों में इनके सारे लीडर्स एक एक वर्कर के पास जा रहे थे। तो इसके बावजूद भी लोग न निकलना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी असफलता है भारत जोड़ो यात्रा की। जहां पे कल्मिनेट हो रही थी, वहां पे इनको स्थानीय लोग नहीं निकले। हाँ, इसमें जो सक्सेस है, सफलता जो है, वो भारत सरकार की है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। 5 अगस्त 2019 से पहले ये यात्रा अगर चलती तो इसमें देश विरोधी नारे लगते, इसमें पत्थर पड़ने का अंदेशा था। इतना साफ सुथरा शांतिमय वातावरण केवल संभव हो पाया
एब्रोगेशन 370 के बाद के जो हालात बने, आज बड़ी शांतिमय ये यात्रा लाल चौक पे पहुंची। वरना मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1992 में एकता यात्रा, 2010 में माननीय अनुराग जी की ये तिरंगा यात्रा, तो कभी भी जम्मू से आगे जाने नहीं दिया। इवन की तिरंगा यात्रा को तो लखनपुर में ही रोक दिया गया था। और तब के तत्कालीन लोकसभा के हमारे नेता और राज्यसभा के हमारे नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनको तो डिपोर्ट कर दिया गया था पंजाब के लिए। आज हमने खुला मैदान रख दिया। आइए, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। आज मैं कहता हूं कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में इतना मजबूत हो गया कि एक विपक्षी पार्टी, जिसमें यहां पे रीजनल पार्टीज भी इसको सपोर्ट कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए। हाँ, लोग आपको खुद निकालने होंगे। सुरक्षा हम देंगे, शांति हम देंगे, पत्थर कहीं नहीं चलेगा, देश विरोधी नारा नहीं लगेगा, आपको सेफली लाल चौक तक हम पहुंचाएंगे, आप तिरंगा फहराइए। लेकिन लोग आपकी छवि को देख के, आपके मैनिफेस्टो को देख के और आपकी अलाइड पार्टीज की करतूतों को देख के आएंगे। वो आए नहीं। इनकी करतूत ऐसी थी। अलगाववाद का नारा, आतंकवाद का नारा, पाकिस्तान का नारा, चाइना का नारा फेल हो गए। आज वही लोग जो फारूक अब्दुल्ला साहब, जो मैडम महबूबा मुफ्ती जी कहती थी कि भाई 370 हटेगा तो इलाह खत्म हो जाएगा और यहाँ पे झंडा चलाने वाला कोई नहीं। खुशी इस बात की कि शांतिमय वातावरण में खुद फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद और मैडम तिरंगा लेके थी और उनकी बोली भी बदल गई और उनको खुद ब खुद जवाब भी मिला। लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे है, बहुत ज्यादा आशा, उम्मीद, विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे है। इसकी छोटी सी झलक 5 अक्टूबर 2022 को देखने को मिली। सड़कों पे इतना जाम लग चुका था श्रीमान अमित शाह जी की रैली का। जी, छोटी सी झलक सर जी। तो आप खुद ही आंकलन लगा सकते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या रिजल्ट निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव इलेक्शन कमीशन डिसाइड जब करेगा, वी आर रेडी फॉर दैट। सुनील जी, काजीकुंड में उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं करवाई गई है, कितनी सच्चाई थी? मुझे लगता है ये उमर अब्दुल्ला साहब की एक खोज थी जी, क्योंकि ये जो जिसे हम कहेंगे ना वो वाला दिमाग, वो इन्हीं रीजनल पार्टीज को ही है। जब उन्हें लगा कि भाई इतनी हमने ताकत लगाई, इतनी हमने मेहनत की, काजीकुंड में लोग ही नहीं है, अब हम क्या शगुफा डालें कि भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा सा हम हाईलाइट करें। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कान में राहुल गांधी जी को बोल दिया यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। तो वो चले गए किसी डाक बंगले में, क्योंकि उन्हें लग गया वहीं पे कि भाई हमारी यात्रा फेल है। और ये स्ट्रोक जो है ये केवल कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस तो वैसे ही छवि सुधारने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर चल रही थी। ये स्ट्रोक जबरदस्त पीडीपी और एनसी को था, जिन्होंने कश्मीर की जनता को गुमराह कर रखा था, जिन्होंने ये बोला था कि भाई 370 को हम वापस लाएंगे, और उस 370 को वापस लाने के लिए इन्होंने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा हुआ था। वहां पे वो फेल हो गए। इसलिए इस प्रकार का शगुफा डाला गया कि भाई अब सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। आप बताइए ना कौन से सिक्योरिटी लैप्सेस हैं? सिक्योरिटी लैप्सेस 2019 से पहले होते थे, जहां पे एक आम व्यक्ति को किसी भी जगह चलना बहुत मतलब दुश्वारियां आती थी। इतना शांतिमय वातावरण, कहां सिक्योरिटी लैप्सेस? लोग नहीं आए तो हमारा कसूर तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है। आपने कहा कि छवि निर्माण हुई है, छवि निर्माण के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि छवि बिगाड़ने में हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्चा है। राहुल बाबा की छवि बिगाड़ने में केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपना अंत जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो इस पार्टी का अंत हो चुका है उनको ये सारा भूत केवल भारतीय जनता पार्टी में दिखता है जी। हाँ, यदि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते, वो अंदर झांक के देखते, कहीं न कहीं उनका जो परिवारवाद है, बिल्कुल ऐसे नेता जो लोग एक्सेप्ट न करते हैं, जबरदस्ती थोपने की बात है, वही इनकी छवि बिगाड़ रहा है, वही इस पार्टी को, इस परिवार को डुबो रहा है। दूसरा, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएं तो खैर वो तो उनका कहना है, लेकिन एक एक व्यक्ति देश का इस बात को कहने में बड़ा मुझे लगता है कि
शर्म भी नहीं करेगा कि एक परिवार की पार्टी एक व्यक्ति को जबरदस्ती लीडर बनाने के लिए पूरे देश के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जिसको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन पार्टी जबरदस्ती थोप रही है, जनता उसे रिजेक्ट कर रही है, जनता ने उसकी छवि बिगाड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बिगाड़ी है। सुनील जी, एक और कैंपेन कांग्रेस चला रही है कि स्वतंत्रता संग्राम में, खैर भारतीय जनता पार्टी तो तब बनी भी नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रोल जो है नेगेटिव रहा है, और ये आरोप लगता रहा कि आज वो तिरंगे की बात करने वाली जमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं चढ़ाया, कई सालों तक, कई दशकों तक तिरंगा नहीं चढ़ाया, ये कांग्रेस का आरोप है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैं कोई यहाँ से उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, न ही मैं अधिकृत हूँ। हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा, आस्था और निष्ठा इस विचारधारा के प्रति है, स्कूल ऑफ थॉट्स के प्रति है, जहाँ से हम निकले हैं, जिन संस्कारों से हम निकले हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीयता पर ये मुझे लगता है कि 10 जन्म भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस वक्त माइनस करो तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता की जो ग्राफ है एकदम डिक्लाइन होगा, क्योंकि राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना, राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का जो सबक पढ़ाना है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्राथमिकता है। इसलिए कोई सवाल ही नहीं पैदा कर सकता है राष्ट्रीयता के प्रति और तिरंगा के प्रति। तिरंगा का जो सम्मान है, तिरंगे का जो आदर है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज़्यादा कोई समझा नहीं सकता, समझ नहीं सकता। जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम की बात है, मैं कहने में मतलब बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ये वाली कांग्रेस और तब की कांग्रेस, ये उसी को कांग्रेस मानते हैं। ये कहते हैं कि इस कांग्रेस ने, गांधी परिवार की कांग्रेस ने आजादी दिलवाई थी। उस वक्त सारे भारत के लोग एक अम्ब्रेला के नीचे लगे हुए थे। उस वक्त लक्ष्य जो था भारत को स्वतंत्र करने में लगा हुआ था। उस वक्त कोई पॉलिटिक्स के लिए पार्टी नहीं थी, उस वक्त राजनीति करने के लिए पार्टी नहीं थी, उस वक्त प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी नहीं थी, उस वक्त विकास करने के लिए पार्टी नहीं थी, उस वक्त देश की सुरक्षा करने के लिए पार्टी नहीं थी। उस वक्त पूरे देश की जनता का एकमात्र लक्ष्य था कि हमने देश को स्वतंत्र कराना है। जिस दिन से ये एक राजनीतिक दल बना है, उसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसी बात करने से ये लोगों के मैंडेट का निरादर करते हैं, जो दोबारा से इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 303 सीट देकर भारत के उस जनमानस ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। तो ये केवल निरादर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये निरादर ऐसे करोड़ों वोटर्स का है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक शिखर तक लेने का एक संकल्प लिया है। ये ऐसे तमाम वोटर्स का निरादर है, और ये सबक दोबारा 2024 में वोटर इनको सिखाएगा। क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन वोटर्स को बेइज्जत नहीं कर सकते, निरादर नहीं कर सकते हैं। वोटर्स की आस्था पार्टी और विचारधारा के प्रति है, इसलिए लगातार जो ये निरादर कर रहे हैं, इनको सबक दोबारा मिलेगा इसका। ये जो यात्रा का नाम दिया गया था, भाजपा इसको भारत तोड़ो यात्रा बोलती है या माफी मांगो यात्रा बोलती है, लेकिन इमेज क्या जाती है कंट्री की बाहर के देशों में? कौन सा भारत टूटा हुआ है, क्यों जोड़ रहा है अपोजिशन? क्या छवि में कोई असर पड़ता है? देखिए, ये यात्रा अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देती है। किस भारत को ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, और जो ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे एक लंबा वॉक, मॉर्निंग वॉक कहें या इवनिंग वॉक कहें, इस पे चल पड़े हैं। मुझे लगता है कि ये लक्ष्यहीन यात्रा है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। अब सड़क पे चलने से मुझे बताइए ये कौन सी राजनीति है? हमने देखा है लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं को उजागर करना। सड़क पे चलना है जी, नेशनल हाईवे पे चलना है जी, भाई उसका क्या लक्ष्य हो सकता है? तो ये लक्ष्यहीन यात्रा थी। भारत जोड़ने का इसमें कोई भी मुझे उस प्रकार की कोई कहीं पे भी कोई वो कल्पना नहीं दिखी है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि राहुल गांधी जी ने एक लंबा वॉक किया जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था। हाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आना है, नेशनल हाईवे को नापना है, वो चल रहे हैं, लोग उसमें जुड़ रहे हैं, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं।
कहीं पे भी इसमें लोगों के लिए, भारत के लिए, कंट्री के लिए, राष्ट्र के लिए एक भी बात, एक भी एजेंडा नहीं है। मुझे बताइए कहां पे है? हाँ, देश को शिखर पे लेना है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक नेशनल हाईवे पे चल रहा हूं, तो कैसे होगा शिखर पे? गरीबों की समस्याओं का समाधान करना है, करे ना जरा अभी बजट सेशन में बहस करे और तथ्य आधारित बातें कहे, फिर देश के लोगों को लगेगा कि राहुल गांधी कोई सकारात्मक बात कर रहे हैं, उनकी डिबेट कोई चल रही है। वो तो करना नहीं है। गरीब है, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, युवा है, रोजगार की बात करनी है। कोई प्लान लाएं, कोई मैनिफेस्टो लाएं, फिर लोगों के बीच में जाएं कि भाई मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं ये कर सकता हूं। वो तो कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी बॉडी को फिट करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, जो इनको हमने बड़े शांतिमय तरीके से करने दी। लोगों ने इस यात्रा को रिजेक्ट कर दिया है। मैं बड़े विश्वास से कहूंगा कि 2024 में दोबारा से इनको सबक यहाँ की जनता सिखाएगी। यहाँ जम्मू, इस देश की जनता इनको इसका करारा जवाब देगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कांग्रेस का? एक तरफ कहते हैं कि 370 को लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो फैसला लिया है वही मान्य होगा, और दूसरी ओर उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनको न्योता देते हैं केसी वेणुगोपाल, जो 370 वापसी की बात करते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। मैं पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। ये फ्यूज बल्बों का एक जालर बना हुआ है, और तमाम ऐसे लोग जो SRO 43 की राजनीति करते हैं, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती जी हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, यदि इनका ये SRO नहीं होता तो ये राजनीति में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस प्रकार के लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं है। और कांग्रेस तो वैसे भी स्टैंड इनका कभी रहा ही नहीं है। हमने कहा कि ये माफी मांगनी चाहिए। जितने नरसंहार यहाँ पे हुए हैं ये केवल इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दौरान हुए हैं। यहाँ पे इतनी हिंदू जो माइग्रेशन हुई है जम्मू कश्मीर से, विशेषकर कश्मीर से जो हमारे पंडित लोगों का माइग्रेशन हुआ है, ये केवल इन्हीं दो पार्टियों की गलतियों के कारण हुआ है, और जिनकी पुष्टपनाही कांग्रेस करती थी। हाँ, आज के इस संदर्भ में जो आप कहते हैं कि 370 ये अपनी कार्यकारिणी का हवाला देते हैं, और 370 को वापस लाने के लिए जो रीजनल पार्टीज कहती हैं, ये दोनों कैसे हाथ मिलाते हैं? मुझे लगता है कि इससे बड़ी शेम और कोई बड़ी हो नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ चल रही है जिन लोगों ने हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात की, जिन पार्टीज ने ये कहा कि अब हमें चाइना के साथ उम्मीद है कि भाई वो 370 वापस लाएंगे। कल तो फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान ही बहुत ही अटपटा मुझे लगा। वो महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहे थे जी, जिस महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि 370 मेरी सरकार ने हटाया, 35A हटाया, और जिससे जम्मू कश्मीर का एक नई दिशा में राजनीतिक दिशा मिल गई है, और जिससे विकास एक नई दिशा में चल पड़ा है। जब बाहर जाके फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछा कि भाई राष्ट्रपति जी का भाषण कैसा था, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था। दैट मीन्स कि 370 को जो प्रशंसा की राष्ट्रपति जी ने, उसको फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उनका बेटा कहता है मैं वापस लाऊंगा। पहले बाप बेटे का ही जोड़ नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं राष्ट्रपति के भाषण का कि 370 हटाया, अच्छा हुआ, और बेटा यहाँ पे गुलमर्ग में बर्फ में खेलने के बाद कहता है मैं 370 वापस लाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये SRO केसेस है, फ्यूज बल्बों का जालर है जिनमें लाइट न आनी है, और वैसे भी एब्रोगेशन के बाद ये SRO वैसे भी राजनीतिक SRO भी खत्म हो चुका है। एक नया राजनीतिक बीज जम्मू कश्मीर में आया, विशेषकर कश्मीर में जब एब्रोगेशन हुआ, 73rd और 74th अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हुआ, नई लीडरशिप कश्मीर में डेवलप हुई है, नए नए लोग आए हुए हैं जिनका नया विजन है, जिनका कंसेप्ट है। हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि भाई ओवरनाइट वो तैयार होंगे, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखिए विनोद जी, अगले 5-10 साल में इन खानदानों का नामो निशान नहीं होगा जिन खानदानों ने गुमराह किया था इस जम्मू कश्मीर को, और नई लीडरशिप भारत की एक राष्ट्रीयता का एक मंत्र लेके वहां पे खड़े होंगे। आप आज देखिए, आज खुलम खुला तिरंगा चला रहे हैं। इन्होंने कहा था नहीं, तिरंगा चलाने से यहाँ पे पता नहीं हालात बिगड़ेंगे। तो कहीं न कहीं इन दोनों खानदानों की राजनीति का सूर्य अस्त हो रहा है, और बहुत जल्दी वहां पे अंधेरा दिखेगा। एक नए आशा की किरण, उजाले की किरण, नई लीडरशिप जो PRIs के रूप में हमें वहां पे मिल रही है, वो उभर के आ जाएगी।
सुनील जी, कांग्रेस ये कहती है कि सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का गला जो है केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दबा के रखा हुआ है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है जो इंडिया में लगाई रखी है। बेसिकली विनोद जी, पहली बार रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है। पहली बार सरकार की नजर चोरों पे पड़ रही है। मुझे आप बताइए, इस बात का मुझे जवाब दीजिए, क्या सरकार चोर, डकैत, करप्ट लोगों पे नजर न रखे? नहीं रखनी चाहिए। सरकार मींस सरकारी एजेंसीज, जो सीआईडी का काम है वो अपना करे, जो सीबीआई का काम है वो अपना करे, चोर लुटेरों को नजर रखे, जो इन्होंने लूट खसूट किए, एक मतलब सरकार फियरिंग एक माहौल बने, डर का माहौल बने उन चोरों के लिए। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति है, जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसके लिए सुंदर प्लेटफॉर्म है, स्मूथ प्लेटफॉर्म है। हाँ, जितनी भी सरकारें रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या इनकी पुष्टपनाई करने वाली कांग्रेस, इनको डर है क्योंकि इनके रसूखदार जितने भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके कहीं न कहीं इस देश को नुकसान पहुंचाया है, लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, उनको डर है, उनको और ज्यादा होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं ऐसी सारी एजेंसीज को कि अभी आप 50% ही उस स्टाइल से चल रहे हैं। 100% हैमर कीजिए इनको पाताल से भी निकालिए। जितना इन्होंने खून चूसा है जम्मू कश्मीर में, विशेषकर यहाँ पे कोई बिजली का किराया देके राजी नहीं था। इस प्रकार का एक वो कल्चर बनाया हुआ था। तो आज सरकार की नजर है चोरों डकैतों पे, उनको परेशानी हो रही है और वो गरीबों का हवाला देके अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि अब पॉसिबल नहीं है। और सख्ती से एजेंसीज को काम करना चाहिए। जितनी भी एजेंसीज हैं इनको काम करना चाहिए और सरकार का, एजेंसीज का डर चोरों को, डकैतों को, भ्रष्टाचारियों को रहना चाहिए। सुनील जी, जब आप कोर ग्रुप मिला था गृह मंत्री अमित शाह से, नेक्स्ट डे जो सुर्खियों में आया था वही आया था कि फटकार लगाएगी एचएम ने, होम मिनिस्टर ने फटकार लगाई। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। राज्यपाल से जाके मिलिए पहले। नहीं, ऐसी बात ही नहीं हुई जी। कोर ग्रुप बिल्कुल एक इन इश्यूज को लेके गया था। रूटीन जो पार्टी की डिस्कशन होती है, कहीं पे भी बहुत ही कार्डियल माहौल में वो मीटिंग हुई। हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी के तहत कहा गया, फटकार लगाई गई। अंदर की बात जिस दिन मीडिया को पता चलेगी, मुझे लगता है कि उस दिन हम छोड़ देंगे ये राजनीति। हाँ, बाहर ये बातें वो करते जाएं, लेकिन जब वो इनको सच्चा राज मिले, वो भी इतने हायर ऑफिस से, तो मैं तो सल्यूट मारने जाऊंगा ऐसे मीडिया ऑफिस को। लेकिन हमें क्या उससे फर्क पड़ता है, कुछ भी लिखें। सच्चाई जो है, सच्चाई का एक शब्द भी किसी मीडिया के पास नहीं आ पाया। ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। कोई फटकार नहीं। इवन सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, दूर दूर तक अभी तक किसी को नहीं पता है। 1 महीना भी हो गया, लेकिन इस प्रकार की बातें कहना, उससे हमें क्या फर्क पड़ता, कहने दीजिए। लेकिन सुनील जी, इनकी जायज डिमांड्स है, मुझे लगता है कि फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं राजनीतिक तौर पर। डेली वेजेस जो है, रहबरे खेल, रहबरे जंगला तो आपकी प्रोडक्शन है, आपका ब्रेन चाइल्ड है वो। विनोद जी, डेली वेजर्स कोई आज का मसला नहीं है जी। ये लोग मेरे पास अभी आए हुए हैं, डोडा किश्तवाड़ के भी डेली वेजर्स ही है। डेली वेजर्स का इशू 90s से लेके अभी तक है। मुझे नहीं समझ आता कि आज ही इनको क्यों लग रहा है कि भाई ये इसी दिन हल हो जाना चाहिए, इन्हीं दिनों हल हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, वो देखें, लेकिन इस बात का मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस बात को कि भाई इससे कोई राजनीतिक बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हम इस वक्त प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी सरकार में नहीं है, इसलिए डेली वेजर लोग समझ रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उस वक्त ये यदि नहीं करते हैं तब राजनीतिक लाभ की हम आशंका रख सकते हैं। जहां तक बात आती है रहबर खेल की, सर, रहबर खेल वालों का मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया अभी क्या प्रोटेस्ट है जी। क्योंकि 2 इश्यूज थे उनके। एक इश्यू ये था कि 7 साल से 5 क्यों जी। आपने जिस दिन नौकरी एक्सेप्ट की, आपने खुद अंडरटेकिंग दी है, तो इस वक्त इस पॉलिसी को कैसे चेंज किया जा सकता है? ये तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। दूसरी बात उनकी ये थी कि जो 2870 पोस्ट्स हैं उन्हें डिफ्रीज करके एसएसआरबी को दिया गया। उस बात को क्लेरिफाई कर दिया सरकार ने कि आपकी जो पोस्ट्स हैं वो वहीं पे हैं, जो अनफिल्ड पोस्ट हैं 234 पोस्ट उनको रेफर किया गया है। तो अब इनका धरना किस बात पे, मुझे खुद भी समझ नहीं आता है। मैं बिल्कुल परे हूं इस चीज से। जहां तक रहबर जंगलात की बात है, रहबर जंगलात का एक जेन्युइन इशू है और वो मुझे लगता है 45 लोग या 83 टोटल हैं। उसके लिए सरकार ने कहा है कि जो नॉर्म्स तबके हैं उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो
तो लिहाजा ये बेबुनियाद है इस वक्त इन चीज़ों को उछालना। जहाँ तक इसका डेली वेजर की बात है, डेली वेजर्स का बहुत पुराना इशू है और इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हड़ताल करके फटाफट हम प्रेशर करके वो हल करें। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, सब्र संयम रखना चाहिए। सरकार भी आपकी है और आप सरकार के हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ही आपके लिए करेंगे। इस बात को डेली वेजर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इस पर बात ही नहीं हो रही है। भाई आज तक आपको तो 1500 रुपया 2000 दे रहे थे, 9000 अब आपका 300 रुपया पर डे कर दिया। इस सरकार ने किया ना, तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, मुबारकबाद देनी चाहिए ना। आपको रेगुलेट तो किया ना, अभी तक कोई नियमित तो कर दिया ना, किसी सिस्टम में तो लाया ना। तो उसको मुबारकबाद देने के बजाय ही आप प्रेशर कर रहे हैं कि रातों रात इसको मसले को हल करो। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे लोगों को कि आप सरकार पे विश्वास रखें। ऐसे डायनामिक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखते हैं और जिनको आशीर्वाद हमारी केंद्रीय सरकार का है। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, संयम रखिए, जो भी उचित होगा वो आपके साथ होगा, इसका विश्वास हम आपको देते हैं। आखिरी सवाल, पहाड़ी ट्राइब्स को क्या इस सेशन में, इस बजट सेशन में मिल जाएगा एसटी का स्टेटस? क्या आपको लगता है? एसटी का स्टेटस लगभग मिल ही चुका है सर, मिल ही चुका है, क्योंकि आज तक लास्ट 2012 में एनसीएसटी ने इसको रिजेक्ट किया था, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने इसको पास कर दिया। अब कोई इसमें हर्डल है ही नहीं। हाँ, इस बजट सेशन में लाएंगे या नहीं लाएंगे इसकी जानकारी विनोद जी मेरे पास नहीं है। उम्मीद है हमें या इसमें आ जाएगा या फिर जो मार्च से सेशन, इसी सेशन का सेकंड पार्ट चलेगा, या उसमें आ जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।